सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती के मौके पर ऑनलाइन 3 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया। लॉकडाउन की पालना करते हुए जयंती के मौके पर सभी शहरवासी अपने अपने घरों पर रहकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पृथ्वीराज जयंती मनाएंगे। 19 मई शाम 7 बजे स्वामी न्यूज के फेसबुक पेज पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विषय पर परिचर्चा होगी, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती का कार्यक्रम कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत ऑनलाइन प्रतियोगिताएं इसके बारे में आयोजित की गई। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं पृथ्वीराज को जानो ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम 8 मई से करीब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का एवं अन्य प्रतियोगिताओं का चल रहा था। कार्यक्रम में 3 वर्ग निर्धारित किए गए थे: विद्यालय वर्ग, महाविद्यालय वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग। तीनों ही वर्गों में कविता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, निबंध एवं आलेख प्रतियोगिता में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, चित्रकला में 500 प्रतिभागियों ने पृथ्वीराज से संबंधित सुंदर चित्र बना करके भेजे ऑनलाइन। पृथ्वीराज को जानो प्रतियोगिता में, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में 150 ने भाग लिया। इनके परिणाम निबंध प्रतियोगिता, आलेख प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता के परिणाम आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके स्मृति चिन्ह, पुरस्कार आदि उनके ऑनलाइन के हिसाब से घर पर भिजवाए जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये ऐसे गौरवशाली सम्राट थे जो दिल्ली में रहते हुए भी जिन्होंने देश की राजधानी को अजमेर बनाया और इनके कारण अजमेर पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर विख्यात हुआ। पृथ्वीराज चौहान जो शब्द वेदी वाण के ज्ञाता थे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर हम नमन करते हैं और सभी प्रदेशवासियों से ये आशा करते हैं कि वो भी पृथ्वीराज के जीवन और उसके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को अपनाएं, प्रेरणा लें और देश और धर्म पर मिटने के लिए अपने संस्कार जीवित रखें, अपने बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि आज राष्ट्र को ऐसी बलिदानी पुरुषों की आवश्यकता है। शिव के परम भक्त सोमेश्वर चौहान और विदुषी माता कर्पूर देवी के यहाँ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी संवत 1223 को सूर्य के समान दैदीप्यमान चौहान कुलभूषण पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ। पिता के देवलोक गमन के पश्चात 1177 ईस्वी में अजयमेरु के चौहान साम्राज्य के सिंहासन पर मात्र 11 वर्ष की उम्र में वे आरूढ़ हुए। इस वर्ष 19 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। प्रतिवर्ष अजमेर वासी अपने सम्राट की जयंती
उत्साहपूर्वक पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के सानिध्य और नगर निगम विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, इतिहास संकलन समिति अजमेर के सहयोग से उत्साहपूर्वक मनाते आए हैं। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष मीडिया के माध्यम से ही अपने शूरवीर योद्धा का पुण्यस्मरण कर रहे हैं। बालक पृथ्वीराज अनुपम प्रतिभा संपन्न थे। 2 वर्ष तक अपनी माता के संरक्षण, मंत्री कदमवास भुवनेकमल के गुरुत्व में वे शासन करते रहे। मात्र 13-14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर लीं। अपना अस्त्र शस्त्र संचालन में उन्होंने निपुणता प्राप्त की। साथ ही धर्म दर्शन, नीति, भाषा और साहित्य में भी वे पारंगत हुए। इसी अल्पायु में इस किशोर ने राज्य कार्य स्वयं संचालित करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता, शब्दभेदी धनुर्विद्या में निपुण 13 वर्षीय पृथ्वीराज ने राज्य के आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से दृढ़तापूर्वक युद्ध किया और सदैव प्रत्येक युद्ध में विजयी रहे। उनका संपूर्ण जीवन युद्ध भूमि में ही बीता। दिग्विजय नीति अपनाते हुए युवा सम्राट ने संपूर्ण पश्चिमोत्तर भारत पर एक छत्र शासन स्थापित किया। दिल्ली के तोमर राजा पृथ्वीराज के सामंत थे। तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी को 21 बार परास्त किया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर भागने को विवश तुर्की सेना पर पीछे से वार न करना, ये राजपूत युद्ध नीति के पालन करने के समान था। 1192 ईस्वी में अधिक तैयारी और छल छद्म नीति से तैयार होकर कपट नीति के साथ गौरी ने पुनः अजमेर पर आक्रमण किया। सूर्योदय से पूर्व ही जब राजपूत सेना नित्यकर्म में व्यस्त थी, युद्ध हेतु सजग नहीं थी, निशस्त्र राजपूत सेना पर आक्रमण कर गौरी ने धूर्तता का परिचय दिया। योद्धाओं ने भारी संघर्ष किया और अपनी छाती पर वार खाते हुए वीर गति को प्राप्त किया। इतिहासकार मानते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भी सम्मानजनक संधि के आधार पर पृथ्वीराज चौहान का शासन चलता रहा। अंततः सम्राट पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई के सहयोग से शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी का वध कर अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज रासों में वर्णित ये दोहा सर्वप्रसिद्ध है। पृथ्वीराज स्वयं परम विद्वान था। अनेक विद्वान उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शक्ति, भक्ति और सरस्वती का समन्वित स्वरूप पृथ्वीराज चौहान संपूर्ण भारत में लोक साहित्य, शिलालेख एवं पुरातत्व में आज भी जीवंत एवं स्मरणीय है। अजमेर के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं यूआईटी के अध्यक्ष को साधुवाद, जिनके प्रयत्नों से पृथ्वीराज स्मारक के माध्यम से यशस्वी हिंदू सम्राट को स्मरणीय बनाए रखा गया है। औंकार सिंह जी लखावत निश्चित रूप से धन्यवाद, आभार और साधुवाद के पात्र हैं। प्राचीन काल से भारतीय इतिहास में राष्ट्र नायक, शौर्य, साहसी सम्राटों की एक परंपरा रही है कि वे संपूर्ण भारत को एक केंद्रीकृत साम्राज्य और चक्रवर्ती साम्राज्य दिग्विजय के द्वारा उसे परिणित करें। इसी क्रम में हम मध्य युग में देखते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर का चौहान शासक था, उसने लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर में अपने पिता सोमेश्वर और माता कर्पूर देवी के कोख से जन्म लिया था और मात्र 11 वर्ष की आयु में वो अजमेर का शासक बन गया था। उसने अपने 1 साल के संरक्षित काल में जो अपनी माता के संरक्षित बिताया था, उसके पश्चात शासन के बागडोर अपने हाथ में ली और अपनी प्रशासनिक क्षमता के आधार पर संपूर्ण अजमेर साम्राज्य को एकीकृत करके एक श्रेष्ठ प्रशासन व्यवस्था और रणनीतिक योजना बनाई। उसकी योजना में वह चाहता था कि संपूर्ण भारत को एकीकृत करके एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करे। इसी क्रम में उसने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य के विरोधी विद्रोहियों को सबक सिखाया और उसके परिवार के जो अपर गांगे, नागार्जुन और हरियाणा में जो भादानक विद्रोही थे, उन सब का दमन किया। भादानकों का दिल्ली तक प्रभाव था, हरियाणा और पंजाब के सतलुज क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनका दमन करके पृथ्वीराज तृतीय ने
दिल्ली पर अपने अधिकार कर लिया और गोविंद राय को अपना वहां का अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके बाद उसके पड़ोस में जो शक्तिशाली साम्राज्य थे उसमें उत्तर पश्चिम में मुस्लिम सत्ता दस्तक दे रही थी। पूर्व में चंदेल थे और पश्चिम में गुजरात के चालुक्य थे तथा उत्तर में कन्नौज के गढ़वाल थे। इन सभी के विरुद्ध उसने अपना दिग्विजय अभियान शुरू किया। सर्वप्रथम उसने 1984 के आसपास चंदेलों के विरुद्ध अपना युद्ध शुरू किया। 1982 में एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद उसने चंदेल राजा परमर्दी पर आक्रमण करके महोबा और बुंदेलखंड के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि इस युद्ध में बहुत भयंकर जनहानि हुई। उन महोबा के आल्हा और उदल वीर सेनानायकों और पृथ्वीराज रासो के वर्णन से स्पष्ट है कि इसमें चंदेलों की पराजय हुई। उसके बाद उसने चालुक्यों के साथ लंबा संघर्ष किया, जो कि चौहान चालुक्य की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें 1984 के बाद से लेकर 1987 तक ये संघर्ष छुटपुट युद्धों में चलता रहा और 1987 में जाकर के उसकी संघर्ष की इतिश्री हुई। इसके बाद उसने गढ़वालों, जो कन्नौज के शासक थे और जो हमेशा दिल्ली पर अपना स्वयंभू अधिकार समझते थे, उनके साथ युद्ध हुआ। हालांकि पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदई ने उसमें यह लिखा है कि सुयोग्यता इसका मुख्य कारण था, लेकिन उसके अलावा भी उनकी साम्राज्य महत्वाकांक्षा, दिल्ली पर अधिकार को लेकर के दोनों के बीच प्रतिद्वंदता मुख्य कारण रही और इस युद्ध में भी कन्नौज के गढ़वालों को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। इसके पश्चात मुस्लिम आक्रांतों ने मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमा से भारत पर हमला किया। ये मध्य युग के बाद पहला ऐसा हमला था जिससे कि भारत में विदेशी आक्रांतों का प्रवेश हुआ और विदेशी साम्राज्य की नींव पड़ी। 1191 में तराइन के मैदान में जो पहला युद्ध हुआ वो निश्चित रूप से पृथ्वीराज विजय की महत्वपूर्ण विजय थी और मोहम्मद गोरी पराजित होकर चला गया। लेकिन उसने एक साल की अपनी तैयारी के बाद अगले साल वापस आक्रमण किया और इस 1192 के युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। मात्र 26 वर्ष की आयु में 1192 में पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार से एक बलिदान का शिकार हुआ और उसने 26 वर्ष की आयु में केवल तराइन के अंतिम युद्ध को छोड़कर के कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा और ये हमारे भारतीय इतिहास में एक विजेता, शौर्य, प्रणेता के रूप में उसकी विशेषता रही है। उसने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपनी राजधानी बनाया। पहली बार भारत के एक विशाल साम्राज्य की राजधानी अजमेर बनी और अजमेर की उप राजधानी के रूप में दिल्ली बनी। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कम उम्र में बहुत शौर्य और पराक्रम के द्वारा एक विशाल साम्राज्य का गठन किया, लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि उसकी पराजय के साथ ही इस साम्राज्य का अंत हो गया और विदेशी आक्रांतों के रूप में मुस्लिम शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। पृथ्वीराज चौहान की आज 854वीं जयंती के अवसर पर हम उनको तारागढ़ के उनके किले की तलहटी में बने पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भारत के इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय और गौरवपूर्ण प्रणेता के रूप में उनका नमन करते हैं। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। यदि किसी राष्ट्र की भूमि छिन जाए तो उसे शौर्य से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्र का धन समाप्त हो जाए तो उसे परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी राज्य की राज्य सत्ता चल जाए तो उसे पराक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय चेतना की पुनरपि स्थापना के लिए महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व ही हमें पाथेय प्रदान करता है। इस संदर्भ में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के योगदान को हमें स्मरण करना चाहिए। बाल्यकाल की अवस्था में ही जब वे 11 साल के थे उस समय इनका पिताजी का देहावसान हो गया और इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत बाद
देशी जनपदों के राजाओं ने इन पर आक्रमण किया, इन्होंने उन्हें परास्त किया और उसी समय विदेशी आक्रांता के भी लगातार भारत पर अनवरत आक्रमण हो रहे थे। तो उन मुस्लिम आक्रांताओं को भी इन्होंने अपनी रण कौशलता के कारण उन्हें परास्त किया। मोहम्मद गौरी को 17 बार परास्त कर दिल्ली का शासन अपने हाथ में लिया और सुंदर सुव्यवस्थित सुशासन की इन्होंने स्थापना की। याद करिए उस कालखंड को जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत के लोगों के मान बिंदु पर आक्रमण किए, और जब मान बिंदु पर आक्रमण किए जाते हैं तो किस प्रकार की मन स्थिति रहती है, मनोबल टूटता है। ऐसी स्थिति में देश के लोगों को, देश के नागरिकों को एक साथ जोड़कर उनके अंदर शौर्य और पराक्रम का अनवरत प्रवाह उन्होंने किया, संप्रेषण उनमें किया और सबको एकता के सूत्र में उन्होंने बांध के रखा। वह रणनीति में भी कौशल थे। वह चाहते थे कि भारत के जनपद आपस में लड़ाई न करें और विदेशी आक्रांताओं को एक साथ मुकाबला करें। वह चाहते थे, उनकी कूटनीति यही थी कि देशी जनपद जो है आपस में उनमें वैवाहिक संबंध हो और इस संबंध के कारण उनमें कहीं न कहीं एकता के सूत्र में, स्नेह के बंध में वापस बंधे रहेंगे। उन्होंने सभी जनपदों को एक परिसंघ बनाने का भी सुझाव दिया ताकि विदेशी आक्रांताओं को किसी प्रकार वह परास्त कर सके। जब विदेशी आक्रांता भारत की संस्कृति और सभ्यता और धर्म को नष्ट कर रहे थे तो उनका सबको एकता के सूत्र में बांधने का उनका एक प्रयास था। उनके शासनकाल में विद्वानों को भी उचित स्थान मिलता था। तो इस प्रकार के महापुरुष, इस प्रकार जिन्होंने नेतृत्व किया और उस समय देश को एकता के सूत्र में बांधा जब आवश्यकता थी, तो ऐसे महापुरुष को के कृतित्व और व्यक्तित्व को हम नमन करें और उन्होंने जो पाथेय दिया है वह पाथेय हम जीवन में लाकर इस देश को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में हम बांधे, तभी उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की प्रासंगिकता होगी।